नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के ऊपर जो कि स्वरों और व्यंजनों से पूछे जाते हैं, उच्चारण स्थान से या घोषतों से या उनके स्थान से किस आधार पर वो बटे हुए हैं, उनके वर्गीकरण के हिसाब से ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जो है लगभग प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं आपके एचएसएससी द्वारा, उनमें से वहाँ से लिए गए हैं, कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। इनसे बाहर वर्णों के जो विषय से संबंधित कुछ नहीं आता। हाँ, पूरा जो प्रश्न पूछ लिया वो उसी तरीके से नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता आ जाता है। आज बात करते हैं इन प्रश्नों के ऊपर। देखिए, कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई वो वर्ण होती है। यदि पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है तो वो वाक्य होती है। कंठे ध्वनियां कौन सी हैं? हमने पढ़ा था कंठ हमारा पहला उच्चारण स्थान है और पहले वर्गों में से बोला जाता है, तो यहाँ पर पहले वर्ग का क ख है तो यही बोला जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य, ध्यान करो, याद करो कि मूर्धन्य है कौन सा स्थान? तीसरा। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धन्य। तीसरे नंबर पर कौन से आते हैं हमारा वर्गों के हिसाब से? यहाँ पर वर्गों में से ही दिए गए हैं। वर्ग आता है हमारा टवर्ग, टवर्ग से ये चीज हमारी दी गई है। अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? इनमें से बताना कि अल्पप्राण कौन से हैं। पहली बात तो जो हमारे सारे स्वर हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं, तो इस हिसाब से ये भी हमारा सही हो जाता है। यदि हम व्यंजनों में से देखें तो अल्पप्राण में हमारा पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे याद किया था हमने, पहला, तीसरा, पांचवा जो है वो अल्पप्राण होते हैं। चौथा, पांचवा, दूसरा और चौथा होते हैं हमारे महाप्राण। तो उस विशेषता को, उस कंडीशन को भी, हमारा उस स्थिति को भी पूरा कर रहा है क और ग। ये भी इस हिसाब से ये भी सही होता है। एक परीक्षा में पूछा गया था। इस तरह के जो प्रश्न आ जाते हैं एचएसएससी द्वारा, जब दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं उनके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन उठ जाता है और उनमें से दोनों के नंबर मिलते हैं। यदि यहाँ पर हम जाएं तो यदि व्यंजन भी दे रखे हो तो इसके ऊपर जाना है, स्वर है तो इनके ऊपर भी, ये दोनों ऑप्शन इसमें से सही हो जाते हैं। नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन जो नाक से बोला जाता है, इनमें से पूछा जाता है तो ये है। इस प्रकार का ये मैंने इसलिए डाला है, ये दिया हुआ है, एक बीएड परीक्षा में पूछा गया इसी तरीके से और दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां पर उत्तर ये लगाया हुआ है। यदि हमारी विशेषता को देखें तो ये भी तो सही बनता है। इस तरह के ये अपवाद होते हैं, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से फिर प्रश्न सभी बच्चों को नंबर मिलते हैं उनके, चाहे वो इस ऑप्शन पे लगाते हैं चाहे इस पे लगाते हैं। आगे बात आती है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण स्थान दिए हुए हैं नीचे, नासिक है, मूर्धन्य है, होष्ठ है, कंठ तालव्य है। ए ऐ जो हमारे कंठ तालव्य हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं। अब बात आती है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। यहाँ पर देखना, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन को युक्ताक्षर भी कह दिया जाता है, यानी कि एक ही व्यंजन जब दो बार आता है, वो है हमारा दिल्ली में श, श, स है। कौन से व्यंजन है? कौन से ऑप्शन के हिसाब से देखो, प्रकंपी, प्रकंपी कौन सा हमारा? प्रकंपी तो रे है। स्पर्शी, स्पर्शी कैसे लेकर मैं तक है। संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी नहीं हो सकता क्योंकि स्पर्श आ गया, संघर्षी हो जाएगा। वैसे ही ऊष्म की कैटेगरी में आते तो संघर्ष के साथ हवा बाहर आती है, ये हो जाएगा स्पर्श संघर्षी, हमारा चवर्ग होता है। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? जो नवीन है वह हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियां होती हैं अडै और डै। यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा हमारा ख और जैन, जिसके नीचे नुक्ता लिखा हुआ है, ये अरबी और फारसी से ली गई है। कौन सा घोष वर्ण है? देखो, घोष के बारे में हमने पढ़ा था, घोष ए घोष और स घोष होते हैं। घोष समझे तो इस स घोष आप समझोगे, वहां पर भी हमने संख्या के हिसाब से याद किया था। जो ए घोष है उसमें पहला और दूसरा, जो स घोष है उसमें पहला और दूसरा, जो ए घोष है उसमें तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा। उस हिसाब से यदि हम इनमें से देखते हैं तो तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा कौन सा आ जाता है? पांचवें में मैं आ जाता है, यही हमारा हो जाएगा क्योंकि ए घोष और स घोष, ए घोष में कौन से आ जाते हैं? पहला, दूसरा। स घोष में कौन से आ जाते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरे, चौथे, पांचवें में हमने देखना घोष में हमारा कौन सा पूरा करा है? क, ख दूसरे नंबर पर, च पहले नंबर पर, मैं जो है वो लास्ट में आता है, पांचवा है, तो यही इसको पूरा कर रहा है। अमानक वर्ण बताइए कि जो इसको मानना नहीं गया है। यहाँ पर सारे ये तो तीनों मान्य है, यह अमान्य है। पहले ऐसे लिखा जाता था, लिखने में असुविधा हो जाती थी, फिर इसको ऐसे मान लिया गया।
क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं, जिनके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है? संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, अरबी फारसी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की हैं। इनको अरबी फारसी की माना गया है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यह मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य है? इसको क्या संयुक्त वर्ण माना गया है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी इन विकल्पों में से। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हमें पता है जो अक्षय वो किससे मिलकर बना होता है? वो क और श से मिलकर बना होता है, तो ये क के वर्ग में आएगा। ठीक है, इसके अनुसार आएगा इस क्रम में। उसके बाद बात आती है हमारी कि जो ग वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है? यह जो है वो ज और य के संयोग से बना है। ए घोष वर्ण कौन सा है? इनमें से ढूंढना है कि ए घोष कौन सा है। ए घोष में हमें पता है कौन से आएंगे, कौन से आएंगे? ए घोष में आ जाता है हमारा पहला और दूसरा। पहले और दूसरे और स्वर जो हैं वो हमारे सारे किस में आ जाते हैं? स घोष में आ जाते हैं। श आते हैं पहला दूसरा सभी वर्गों का, और ऊष्म में श तीनों से आते हैं, तो स आता है, तो ये हमारी इस बात को पूरी करता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहले सोचो घ कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। क वर्ग का कंठ होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। किसके टुकड़े नहीं हो सकते? वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते, यानी ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण ध्वनि दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा यह विकल्प सही हो जाएगा। ग में री की मात्रा लगाने पर ग का रूप कैसा हो जाएगा? हमें पता है जब री की मात्रा जो ऐसे लगाई जाती है, तो ग के नीचे अब खुद ही लगा के देख लो, ये हो जाएगा। इसमें से ये वाला है। चवर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चवर्ग कौन सा वर्ग है? दूसरे नंबर पर हमारा उच्चारण स्थान कौन सा हमने याद किया था? तालु, तो ये तालव्य हो जाएंगी। ल कैसी ध्वनि है? ल देखो प्रकंपी हमारा र है। संघर्षी कौन से है? ऊष्म व्यंजन है संघर्षी। स्पर्शी कौन से है? कैसे लेकर मैं तक है स्पर्शी, तो ये बच जाता पार्श्विक। ल जो वो हमारी पार्श्विक, यानी जब इसको बोलते हुए हवा जीभ के दोनों तरफ से पार्श्व से निकल जाती है। इनमें से किससे शब्दारंभ नहीं होता? शब्द का आरंभ किससे नहीं होता? इनमें से जो ड़ है इस ध्वनि से, इससे शब्द का आरंभ नहीं होता। अब आगे देखते हैं, कहते हैं कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श कैसे लेकर मैं तक, एक वर्ग में 5 होते हैं तो 25 हो जाते हैं। 5 वर्ग हैं हमारे। वह का उच्चारण स्थान, वह आप बोल के देखो, आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होठ काम कर रहा है, यानी दांत भी और होठ भी, तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। सभी स्वर हैं, इनमें से बताना कि सभी स्वर क्या हैं? सभी स्वर महाप्राण नहीं, अल्प प्राण है। ए घोष नहीं, स घोष है। संघर्षी नहीं, तो स घोष है, तो स घोष पर लगाएंगे। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त यानी कि जो दो व्यंजनों के योग से बना है, यह है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? इनमें से बताएं दंते नहीं है। नहीं वाले को हमें ध्यान से करना होता है। त थ द ध न सारे हैं, तो 3 हो जाते हैं, इसमें ट नहीं आता, ये दंत नहीं है। ट वर्ग में आता है। तीसरा स्थान कौन सा? हमारा मूर्धा, तो ट जो है मूर्धा में आता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। आ जाता तो आकारांत हो जाता। क्षय वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है? क और श से मिलकर बना है। कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ये नहीं है, ये क्या है? ये अनुस्वार है। ए योग वह वर्ण। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। 2 विकसित ध्वनियां हैं हमारी अलग से हिंदी की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? जीवा के आधार पर हमने पढ़े थे, 3 भाग थे, पश्च, अग्र और मध्य है। जो जुड़ा हुआ भाग होता है वो अग्र होता है, जो नोक वाला भाग होता है वो पश्च होता है। उससे कौन सा बोला जाता है? इसमें अनुस्वार ये तो आते नहीं, इनमें बात आ जाती है। ई ए ये हमारे अग्र से बोले जाते हैं। अ मध्य से होता है तो आ जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? यहाँ पर अयोग वाह कौन से किसको कहेंगे? विसर्ग को। छ ध्वनि किसका उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ किस वर्ग में आता है? च वर्ग में। च छ छ च दूसरे नंबर पर है। दूसरा कौन सा हमारा? तालु है। तालु से तालव्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ये श संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन है। तालु कौन सा हमारा? दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर दूसरा वर्ग कौन सा है? च वर्ग है, तो च छ ज झ ये आ जाएंगे। अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक अनुस्वार केवल नाक से, और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से, तो नाक और मुंह दोनों से, यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? इनमें से पूछ रहा है ये कौन से हैं? वर्गों के प्रथमाक्षर यानी पहले अक्षर है, तीसरा अक्षर है, चौथा अक्षर है या पंचमाक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान नाक से होता है। र
को कैसा वर्ण कहा जाता है? र को हमने पढ़ा था प्रकंपी कहा जाता है। उत्तक्षिप्त किनको कहा जाता है? द्विगुण भी कहा जाता है। अड और ड को, जो हिंदी की विकसित ध्वनियां हैं। संघर्षी कौन से होते हैं? उस व्यंजन को कहा जाता है। और अयोग, वाह, अनुस्वार और विसर्ग हैं। बावजूद के बाद भी का प्रयोग वर्जित होता है। ऊ स्वर है, कैसा है? दीर्घ है, मूल है या संयुक्त है? ऊ हमारा मूल स्वर में आते हैं। 4 है हमारे मूल स्वर। ओ का निर्माण कैसे हुआ है? ओ का निर्माण हमें पता है कि जब अ आ परिवार के अंदर ऊ मिल जाता है तो ए आ या ऊ में से हम इनमें से ढूंढ लेंगे कौन सा हमारा ये हो जाता है। ए आया हुआ है और ऊ आया हुआ है। पानी में कुल कितने अक्षर हैं? अक्षर और वर्ण में हमने अंतर पढ़ा था। अक्षर पानी, पा जमा नी, ये अक्षर हो गए, इसके अंदर ध्वनियां नहीं है। ये ध्वनियां 4 हो जाएंगी। अक्षर 2 हैं तो हम 2 पर लगाएंगे, 4 नहीं लगाएंगे। 4 ध्वनियां इसके अंदर, अक्षर 2 हैं। सुर लहर को खालिस्तान कहा जाता है, सुर लहर को अनुतान कहा जाता है। संगम क्या होता है? संगम होता है जब हम बोलते हैं तो एक ध्वनि जब दूसरी के ऊपर जाती है तो उसके बीच में थोड़ा सा विराम होता है, उस विराम को ही संगम कहते हैं। बलाघात और सबराघात एक ही बात होती है, जो कि जब हम बोलते हैं, जब हम किसी एक शब्द के ऊपर या किसी स्वर के ऊपर जोर देते हैं, बल उसके ऊपर लगाते हैं, तो वहां होता है सबराघात, बलाघात, जिससे उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ सकता है। कहते हैं प्रश्न में न में कौन सी ध्वनि है? यहाँ कहते हैं युक्ताक्षर, व्यंजन गुच्छ, पार्श्विक और बधाक्षर। हाँ, व्यंजन गुच्छ तो है लेकिन युक्ताक्षर भी दिया हुआ है। व्यंजन गुच्छ का ही भाग है युक्ताक्षर, उसका आगे भेद माना जाता है। ये तो युक्ताक्षर आ जाएगा, यानी युक्ताक्षर यानी कि युगम, यानी कि द्वितो भी कह देते हैं इनको, क्योंकि 2 एक साथ आए हैं। ये व्यंजन भी इनको कह दिया जाता है। ठीक है, द्वितो। खालिस्तान स्वर पर बलाघात होता है, हर्षों पर होता है, दीर्घ पर होता है, मूल पर होता है। ये दीर्घ पर होता है, वो थोड़े से लंबे बोले जाते हैं। द अ क श अ, ये क्या बन जाएगा? द पूरा हो जाएगा हमारा इससे, क श और ऐसे हमें पता है अक्षय बनता है, तो ये दक्ष हो जाएगा। दक्ष क्या है? ये है हमारा यहाँ पर। आगे चलते हैं, देखिए कहता है कि यज्ञ का वर्ण वियोजन होगा। वर्ण वियोजन एक होता है, वर्ण संयोजन एक होता है, वर्ण वियोजन। वर्ण वियोजन मतलब वर्ण विच्छेद इन्होंने बोला है। और एक होता है वर्ण संयोजन, जब अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है तो वर्ण संयोजन होता है। ये वर्ण वियोजन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये य और ग, ये तो अक्षर आ गए। अब य हलंत अ, हलंत ग, हलंत अ, ये दिया हुआ है। अब आगे भी देख लेते हैं। य हलंत अ जमा हलंत ज जमा हलंत य जमा ए, ये हमें सही लग रहा है। अगर इसकी जगह कुछ और होता तो इस विकल्प पर भी हम जा सकते थे, ये यहाँ वाला गलत होता। तो यहाँ पर बिल्कुल खोल के दे दिया है इन्होंने, बिल्कुल अलग अलग कर दिया है सभी ध्वनियों को। लघुत्तम वाक ध्वनि को कहते हैं। लघुत्तम वाक ध्वनि कौन सी है? हमारी वर्ण है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय है मात्रा का अर्थ। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में ज्यादा होता है? विसर्ग का प्रयोग जो संस्कृत के शब्दों उनमें ज्यादा होता है, यानी तत्सम, जो जैसे के जैसे हमने हिंदी में ले लिए हैं। विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है, हमें याद होना चाहिए, है जैसे। मिलान कीजिए, अब इनको मिलान करना है कि कंठ से कौन से? कंठ हमारा पहला स्थान है और पहला ही वर्ग बोला जाएगा, पहला वर्ग इसमें ये वाला है, तो हम इस पर मिला देंगे। तालव्य हमारा दूसरा स्थान है, दूसरे में च छ ज यानी चवर्ग। चवर्ग के अलावा और कौन से आ जाएंगे हमारे? ई भी थे, यहाँ पर चवर्ग तो दिया नहीं हुआ, ई दिया हुआ, तो ये इसमें ई आ जाएगा। मूर्धन्य हमारा तीसरा है और तीसरे में वर्ग कौन सा हमारा? टवर्ग आ जाता है। टवर्ग से कुछ है इसमें? हाँ, ये रहा, टवर्ग आ जाएगा इसके अंदर। आगे है दंत। दंत हमारा कौन सा? आगे देखे, दंत मूर्धन्य के बाद तवर्ग आ जाता है। तवर्ग में है हमारे यहाँ पर त थ द कुछ है, तवर्ग नहीं है। तवर्ग के अलावा और क्या आता है उसमें? स आता है, हमारा स आ जाएगा यहाँ पर। अब ओष्ठ है, प फ ब आते हैं, प फ ब हैं, हाँ हैं, ये हो जाएंगे। नासिक कौन से? सभी वर्गों के पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं। अब ये एक प्रश्न यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण वियोजन करना है, या आपने अपने आप करके देखना है। वो यही वर्णों को इन्हीं को कर सकते हो या कोई और भी आप ले सकते हो। जैसे वर्ण का ही हमने करना है, पहले हम इनको खोल के देखें। देखो व के अंदर जो है वो ए है, तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे, व हलंत ये तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ऊपर र। इसके हमने पढ़ा था कि र जो है वो रेफ के रूप में जब होता है वो स्वर कैसे होता है? स्वर रहित होता है, तो ये हमने र लगा दिया यहाँ पर स्थान है इस र का। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? जमा ण, हलंत जमा
इस प्रकार हो जाएंगे। ये आपने अपने आप खुद सारे करके देखने हैं, ठीक है। इसके बाद इस विषय से संबंधित यानी स्वर और व्यंजनों से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हम दृष्टि डालते हैं। कहते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। स्वर लगातार व स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद ली जाती है। जब शब्द के वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है तब उसे वर्ण विच्छेद अर्थात वर्ण वियोजन कहते हैं। जब अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है तब उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। उच्चारण करने की स्थिति में जब एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आती है तो दोनों के मध्य विराम की अवस्था बनती है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। ये हमारा अंग है, ये अण है, और दोनों विकसित ध्वनियां जो अड़ और ड है से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जिसकी यानी शब्द की अंतिम ध्वनि हलंत युक्त हो उसे बधाक्षर कहते हैं, जैसे श्रीमान, जगत, परिषद। लेकिन अब इनका प्रयोग जो वो कम हो रहा है, इस हलंत को नहीं लगाया जाता, पूर्ण मान लिया गया है इनको, इनसे भ्रम पैदा होता है। इसलिए जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे खा, ला, पी, जा आदि। जब कोई व्यंजन वर्ण स्वयं से ही संयोग करे तो वह युग्म ध्वनि यानी कि युक्ताक्षर कहलाती है। इसको द्वितु भी कह दिया जाता है। इसलिए से कच्चा, पक्का आदि इस तरह के जब कोई व्यंजन वर्ण अन्य वर्ण से संयोग करे तो वह व्यंजन गुच्छ कहलाता है, जैसे चिन्ह है, व्यंजन है, विद्या है, इसी तरह के बहुत सारे आ जाते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब हमने जो स्वरों का उच्चारण स्थान स्वर यानी वर्णों के उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसके हिसाब से ये एक और मैंने ये एक लाइनें मिली हैं, ये 4 लाइनें एक बुक में मैंने नहीं बनाई है, उनके आधार पर भी अब याद कर सको तो कर सकते हो। वो कैसे हैं? कह विसर्ग, कंठ, राम, इचियस भी है, तालु राम, रीटस से जानो, मूर्धा जील, ऋतस पुकारो, दंत जी, उप जाते हैं, उप आते हैं, ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। यानी कि कविता सी बना दी गई है इन 4 लाइनों की, उसके आधार पर भी आप इनको याद रख सकते हो। कह विसर्ग, कंठ, राम यानी कि कंठ से कौन से बोले जाते? ए, आ, कवर्ग है और विसर्ग। इचियस भी है, तालु राम, तालु से कौन से बोले जाते हैं? ई आ जाएगा, ई से चवर्ग आ जाएगा, ये और श आ जाएंगे। रीटस से जानो, मूर्धा जी, री आ जाएगा, टवर्ग आ जाएगा और श आ जाएगा। ललितस पुकारो, दंत जी यानी कि ये तवर्ग आ जाएगा, स आ जाएगा, ल और रे दंत मूल से बोले जाते हैं तो इसी के अंदर रख दिए हैं ये। उप आते हैं ओष्ठ में, ऊ और पवर्ग ओष्ठ से बोले जाएंगे। केवल व दंतोष्ठ में वह जो है वो दंतोष्ठ से बोला जाएगा। नासिका से पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर है वो नासिका से बोले जाएंगे। जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीवा इनको बोलते हुए कैसे रखी जाएगी? प्रकोष्ठ में रखी जाएगी। ए बच जाते हैं, वो किसे बोले जाते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं। वैसे आपको पहले वाला जो तरीका है अपने ऊपर जो आपने लागू करना है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। खुश रहना, स्वस्थ रहना।